बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सीख रहे हैं क्लास 7 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 12 अर्थ एंड स्पेस हम सीख रहे थे। आज की इस वीडियो में हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस को कंप्लीट सीखेंगे। ठीक, इसके अलावा बाकी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन मास एंड वेट। तो मास और वेट, जो कि आप जानते ही है कि मास का मतलब क्या होते हैं, वेट का मतलब क्या होते हैं किसी भी बॉडी का। तो इन दोनों के दरमियान फ़र्क, डिफरेंस को आपने लिखना है कि इन दोनों में क्या फ़र्क है वो आपने बतानी है। तो यकीनन मास जो है वो होते हैं क्वांटिटी, जो उसके अंदर मौजूद एटम की जो तादाद या मॉलिक्यूल्स की तादाद या पार्टिकल्स की तादाद आप कह सकते हैं। तो क्वांटिटी को ही मास कहेंगे किसी भी बॉडी के। और वेट का मतलब क्या होते हैं, उसकी जो फोर्स है किसी भी बॉडी का जो उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं उसे कहा जाता है वेट। और इसके साथ साथ मास के लिए यकीनन एसआई जो यूनिट है वो वेट ही के हिसाब से ही, जो कि आप जानते ही है कि वजन के लिए तो उसके लिए हम केजी ग्राम करके शो करते हैं। और वेट फोर्स है इसलिए हम न्यूटन से शो करते हैं। और मास के लिए फिजिकल जो आप नापने का जो है वो फिजिकल बैलेंस से इसे आप नाप सकते हैं या तौल सकते हैं। वेट के लिए आप स्प्रिंग बैलेंस यूज करेंगे। तो ये कुछ डिफरेंस है, ये आपने लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी समझते हैं। व्हाट इज डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ एंड मून। तो अर्थ और मून के जो ग्रेविटेशनल जो फील्ड स्ट्रेंथ है, जिसे हमने जी का नाम दिया था ना, तो इन दोनों के दरमियान क्या फर्क है, उसकी वैल्यू क्या है। तो यकीनन अर्थ के ऊपर कितना है और इसके साथ साथ जो मून है उसके ऊपर कितना जो फील्ड बनते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो। तो यकीनन आप जानते ही हैं, हमने सीखा था अर्थ के ऊपर 9.8 और 1.6 था। तो यकीनन यहाँ से आप समझ सकते हैं कि 6 टाइम ज़्यादा है मून की निस्बत अगर अर्थ में आप देखेंगे तो। ठीक, तो इसके लिए डायरेक्ट आप 6 टाइम करके भी लिख सकते हैं या फिगर्स को जो कि 9.8 1.6 करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक, तो आंसर को लिखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर में आप लिखेंगे मास एंड वेट करके अलग अलग इस तरह से आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप चाहो तो मास ऊपर और वेट को नीचे आप लिख सकते हैं। ठीक, इस तरह से लिखेंगे तो यकीनन आप जल्दी याद कर पाएंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पे पार्ट 1 में क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ए बॉडी, तो क्वांटिटी होना चाहिए था, क्वांटिटी लिखेंगे। ठीक, तो उसकी जो मकदार है ना वो किसी भी बॉडी में, तो उससे कहा जाता है पहली चीज़ मास ही होंगे, क्वांटिटी ऑफ मैटर। एंड और दूसरा वेट जो है द फोर्स विथ विच अर्थ जो है ना, कोई भी अर्थ आप लिख सकते हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट आप लिख सकते हैं, अट्रैक्ट एनीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर होंगे तो इसे कहा जाएगा वेट। ठीक, इसका जो एसआई यूनिट इज केजी, एसआई यूनिट इज न्यूटन करके आप लिखेंगे। इट इज मेजर बाय फिजिकल बैलेंस से आप मेजर कर सकते हैं, इट इज मेजर बाय स्प्रिंग बैलेंस से इसे मेजर करेंगे। ठीक, इसके बाद आंसर नंबर 2 में आप लिखेंगे व्हाट इज डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ऑन अर्थ एंड ऑन मून। तो इसके लिए आप सिंपली ग्रेविटी फील्ड जो है स्ट्रेंथ ऑन सरफेस ऑफ मून इज 6 टाइम लेस देन दैट ऑफ अर्थ करके आप लिख सकते हैं। या इसके लिए आप फील्ड स्ट्रेंथ ऑन सरफेस ऑफ मून इज करके 1.6 और 1.6 से लिखेंगे तो काफ़ी होंगे, एंड करके स्ट्रेंथ ऑन सरफेस ऑफ अर्थ करके आप यहाँ पे 9.8 करके लिख सकते हैं। ठीक, दोनों सही होंगे, ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है इफ मास ऑफ ए बॉडी इज 50 kg देन कैलकुलेट इट्स वेट ऑन अर्थ एंड मून। तो आपने क्या करना है, एक बॉडी है जिसका जो मास उन्होंने दिया हुआ है 50 kg, अब आपने बतानी है कि इसका जो वेट है अर्थ और मून के ऊपर उसका वेट कितना होंगे। ठीक, तो यकीनन आप जानते ही है कि अर्थ के ऊपर इसका वेट कितना होंगे और मून के ऊपर उसका कितना होंगे। तो यकीनन अर्थ के ऊपर जो हमने अभी सीखा भी यहाँ पे, तो अर्थ के ऊपर जो जी है यकीनन हम जानते ही है, वेट निकालने के लिए जी को एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वेट ऑफ अर्थ के लिए आप ई लिखिएगा यहाँ पे। तो जी के आपको दिया हुआ है यहाँ पे, यकीनन आप जानते ही है, आपको याद ही होना चाहिए कि जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल जो स्ट्रेंथ है वो कितना है 9.8, जो कि हमने अभी सीखा। और ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं। और मून का जो है वो कितना है 1.6
एक ही डिजिट लिखेंगे तो काफ़ी होंगे, नहीं तो और भी डिजिट है एग्जैक्ट वही आएंगे। ठीक, तो ये दोनों होते हैं, ये आपने याद रख के फिर यहाँ पे पुट करके आंसर निकालनी है। तो वेट ऑफ अर्थ के ऊपर जो वेट होंगे वो कितना होंगे, g मल्टीप्लाई बाई m होंगे। तो g उन्होंने यहाँ पे आपने याद किया है तो 9.8 होंगे, और मल्टीप्लाई बाई वेट जो कि उन्होंने दिया है 50, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यकीनन यहाँ पे कितना आएंगे, 9×45। तो आप इसको मल्टीप्लाई करके फिर यहाँ पे लिखेंगे यकीनन, तो मैं मल्टीप्लाई करके लिखता हूँ। तो इसका जो आंसर आएंगे वो आएंगे आपके पास 496.5 न्यूटन। समझ गए, तो ये आप जानते ही है वेट न्यूटन में आएंगे, तो एन भी आपने लिखना है। इसके बाद जो वेट ऑफ मून जो है वो कितना होंगे, तो जी मल्टीप्लाई बाई एम दोबारा होंगे, तो उसका जो मास है उन्होंने दिया हुआ है, या आप एम मल्टीप्लाई बाई जी करके भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। ठीक, ये भी आपने याद रखनी है। मल्टीप्लाई में चाहे आप जी को पहले लिखिए, एम को लिखो, एम को पहले लिखिए, दोनों आंसर सेम ही आएंगे। तो इसका जो है वो है 1.6। इसके लिए एक और दो बस इतना ही काफ़ी होंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसका जो आंसर है 50, तो 56, तो इसका 81.1 आएंगे आपके पास न्यूटन में आंसर। समझ गए, तो मून के ऊपर इतना और अर्थ के ऊपर इतना होंगे न्यूटन में। इसके बाद अगला है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, एक्सिस ऑफ अर्थ, हेमिस्फीयर, इक्वेटर। तो एक्सिस ऑफ अर्थ, तो यकीनन आप जानते ही है कि अर्थ जो है इस तरह से वो क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो लाइन बनेंगे इसके इर्द गिर्द इस तरह से जो लाइन बनेंगे उसे कहा जाता है एक्सिस ऑफ अर्थ। ठीक, हेमिस्फीयर जो कि हमने अभी बात की कि इसके दो यहाँ पे इसका एक नॉर्थ और एक साउथ होते हैं, और इक्वेटर जो कि जिस एक्सिस के साथ ये इस तरह से घूम रहे हैं उस लाइन को यहाँ पे ये जो लाइन है इसे इक्वेटर कहा जाता है। तो ये तीन डिफरेंस आपने याद रखने हैं। ठीक, तो ये जो इर्द गिर्द इस तरह से बनेंगे इसे एक्सिस कहा जाएगा, और यकीनन इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया था तो उसे हेमिस्फीयर कहेंगे, और ये जो लाइन है इसे कहा जाएगा इक्वेटर। ठीक, तो इसी को आप अपने आंसर में लिखना है, तो लिखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एक्सिस ऑफ अर्थ, एक्सिस इज द लाइन अराउंड विच अर्थ स्पिन। तो यकीनन ये जो लाइन है इसी लाइन को कहा जाएगा एक्सिस ऑफ अर्थ। हेमिस्फीयर, देयर आर टू मेन हेमिस्फीयर ऑफ अर्थ, नॉर्थर्न पूरा लफ्ज लिखेंगे तो बेहतर होंगे। ठीक, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर और साउथर्न हेमिस्फीयर ये दो है। तो इसके बाद इक्वेटर के लिए आप लिखेंगे एन इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। इमेजिनरी जो लाइन हमने यहाँ से ड्रा किया है, जो इस तरह से यहाँ पे इस तरह से क्या करते रहते हैं, झुकते रहते हैं ना, तो ये 23.35 डिग्री इस तरह से झुकते हैं। तो ये जो लाइन है जिसको हमने इमेजिनरी मान के यहाँ से स्टडी करके हम देख रहे हैं, तो ये जो लाइन है इसको कहा जाता है अराउंड द मिडल ऑफ द प्लानट। तो मिडल में ही होंगे, यकीनन मिडल से ही ये लाइन गुजरेंगे, तो इस लाइन को कहा जाता है इक्वेटर। समझ गए, तो ये आपने आंसर में लिखना है। इसके बाद अगला है 5। तो सवाल है 5, व्हाट इज कंस्टेलेशन। कंस्टेलेशन क्या है, व्हाई डज द कंस्टेलेशन पोजीशन चेंज ड्यूरिंग अ ईयर। तो ये जो साल के दौरान है उसमें चेंज क्यों होते रहते हैं। तो कंस्टेलेशन ग्रुप ऑफ स्टार है जो कि हमने सीखा था कि डायरेक्शन को शो करते हैं। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है जो कि बुक में दिया हुआ है, मैं टिक कर देता हूँ, आप लिखिएगा इसको। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे कंस्टेलेशन करके, यहाँ से कंस्टेलेशन इज अ ग्रुप ऑफ स्टार है जो कि इस पेज पे दिया हुआ है, वो आप समझ सकते हैं। दैट अपीयर्स टू फॉर्म ए पैटर्न और पिक्चर, जो एक पिक्चर बन रहे हैं, तस्वीर बन रहे हैं पैटर्न के फॉर्म में, लाइक ओरियन की तरह बन रहे हैं। ठीक, तो इसी को ही कहा जाता है। तो यहाँ से यहाँ आप इसके डिफिनेशन में लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो पार्ट है इसके आप आंसर में लिखेंगे ड्यू टू एक्सेल टिल्ट ऑफ अर्थ। तो यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ठीक, तो इसके आंसर में अगला जो पार्ट है उसका ड्यू टू एक्सेल टिल्ट ऑफ द अर्थ एंगल ऑफ द व्यू टू ईस्ट कंस्टेलेशन चेंज विद द मोशन ऑफ अर्थ। तो यकीनन उसका जो मोशन ऑफ अर्थ की वजह से उसका जो शेप जो है हमें डिफरेंट नज़र आते हैं, चेंज होके नज़र आते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ से देखेंगे तो यकीनन ये कुछ इस तरह से शेप नज़र आएंगे, अगर हम यहाँ से देखने के बजाय कुछ यहाँ से आप उसकी तरफ देखेंगे तो उसका शेप डिफरेंस आपको नज़र आ सकते हैं। ठीक, तो ये चीज़ है। तो चेंज विद द मोशन ऑफ अर्थ, दैट्स व्हाई दे अपीयर एट डिफरेंट पोजीशन इन डिफरेंट मंथ ऑफ ईयर। ठीक, तो मुख्तलिफ जो मंथ है उसमें आपको पोजीशन जो है चेंज होकर नज़र आएंगे। तो यहाँ से यहाँ तक आपने आंसर में लिखना है। ठीक, इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 6। तो सवाल है आपके पास 6, ब्रीफली एक्सप्लेन कर देनी है हाउ एक्सेल टिल्ट इज यूज्ड इन सीजन। तो जो एक्सेल टिल्ट है जो कि ये अगर मैं यहाँ पे कहूँ तो ये जो लाइन है
है ये किस तरह से सीजन को चेंज करते हैं अर्थ के यकीनन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप जानते ही है कि हमने सीखा था कि सूरज की रोशनी यकीनन अगर यहाँ से हो आ रही हो तो ये टिल्ट जो है अगर इस तरह से घूमे के यहाँ पे आएंगे तो इस जहाँ पे ये जो सूरज की शुआएं हैं वो तिरछी पड़ेंगे, वहाँ पे मौसम सर्द, और जहाँ पे सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड जाएंगे वहाँ पे गर्म होंगे। तो ये टिल्ट ही है, एक्सियल टिल्ट ही है, जिसकी वजह से जब ये घूमते हैं तो उसका यकीनन जो एरिया है वो जिस सूरज के सामने आते हैं और कुछ एरिया से जो सूरज से दूर जाते हैं, तो यकीनन इसी वजह से सीजन चेंज होते हैं ना। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है, ठीक। तो आंसर में क्या लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो यकीनन आप जानते ही है अर्थ जो है सन के गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं विद दिस एक्सियल टिल्ट, इसी एक्सियल टिल्ट के हिसाब से है ना। तो किस तरह से ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, तो यकीनन आप जानते ही है, हमने सीखा था पूरे चैप्टर में। अर्थ टिल्ट एक्सिस कॉज द सीजन, तो इसी वजह से सीजन चेंज होते हैं, इसी का सबब बनते हैं सीजन का। व्हेन द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज टुवर्ड द सन, तो ये जो है अगर टुवर्ड यानी सीधा हो सन के बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, देन समर सीजन इज देयर, तो उस जगह पे उस मुकाम पे क्या होंगे, समर होंगे, यानी मौसम जो है बहुत ज़्यादा गर्म होंगे, ठीक। इज देयर फॉर दैट पार्ट ऑफ अर्थ, तो यकीन उसी जगह पे। व्हेन द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन, अगर वो जो एक्सिस है अगर सूरज से दूर हो, जैसे कि ये वो वाला जो साइड है, फर्ज करें ये अर्थ हो तो ये वाला करीब होंगे यकीनन। जब ये इस तरह से एक्सेल जो इस तरह से घूम के थोड़ा सा झुकेंगे तो यकीनन क्या होंगे, ये जो इलाका है ये यहाँ पे आएंगे, जब ये यहाँ पे आएंगे तो ये टुवर्ड होंगे, तो दूर जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। व्हेन द एक्सिस ऑफ अर्थ इज अवे फ्रॉम द सन देन विंटर सीजन इज देयर, तो वहाँ पे क्या होंगे, विंटर होंगे। यकीनन आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं सीजन इज देयर फॉर दैट पार्ट ऑफ द अर्थ इन बिटवीन दीज टू टाइम्स, इन दोनों के जो बीच में जो होंगे यकीनन इट इज स्प्रिंग एंड ऑटम, वहाँ पे मौसम में बहार और खज़ां होंगे। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे, ठीक। इसके बाद अगला सवाल भी सेम टू सेम इसी से ही रिलेटेड है, तो यकीनन आप समझ सकते हैं। तो इसके आंसर में डायरेक्ट में लिखूंगा। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 सवाल है, इफ़ देयर वाज नो एक्सियल टिल्ट, अगर एक्सियल टिल्ट नहीं हो देन देयर वुड हैव बीन नो चेंज इन सीजन, तो यकीनन सीजन चेंज नहीं होते ऑन अर्थ, अर्थ के ऊपर। सपोर्ट और अपोज, अगर आप सही कह रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए, अगर नहीं तो अपोज कीजिएगा, है ना। तो दिस स्टेटमेंट विथ रीजन के साथ आपने इसको लिखना है, ठीक। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, आंसर करके क्या लिखेंगे, दिस स्टेटमेंट इज राइट, ये सही स्टेटमेंट है, ये जो कहा है उन्होंने वो सही है। क्यों, क्योंकि साइंटिस्ट जो है ना वो थिंक एज अर्थ विदाउट ए टिल्ट वुड बी स्ट्रेटिफाइड इनटू क्लाइमेट बैंड, तो उससे क्या होंगे, जो क्लाइमेट है वो बैंड हो सकते हैं अगर टिल्ट नहीं हो तो, है ना। चेंज नहीं होंगे, यकीनन एक ही चीज़ें रहेंगे हर जगह। जब एक ही चीज़ें रहेंगे तो यकीनन आपके लिए क्या मसला हो सकते हैं, ये तो आप सोच सकते हैं। दैट इज वुड गेट प्रोग्रेसिवली कोल्डर एज यू मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर, तो इक्वेटर से जो कि हमने सीखा था, तो यकीनन हमें क्या करना चाहिए वो भी आप समझ सकते हैं। ह्यूमन विल नेवर सर्वाइव, तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं होंगे। द कंटिन्यूस विंटर्स, एक ही जगह पे आप विंटर हो और वहाँ पे मौसम एक ही रहे तो आप वहीं पे आप साल भर नहीं रह सकते। अगर चेंज होते रहे तो आप वहाँ पे जिंदा रह सकते हैं। आप द हाई एल्टीट्यूड पे, ठीक, बुलंद जो है मुकाम पे। एंड सो वी वुड लाइक कंग्रेट इन द प्लानट ट्रॉपिकली मिड सेक्शन, तो इसीलिए यकीनन हम मिड सेक्शन में ही इस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। अगला है आपके पास 8, हाउ डज सन होल्ड प्लानट इन देयर ऑर्बिट, तो यकीनन हमारा जो सोलर सिस्टम है वो तो आप जानते ही है, बाकी प्लैनेट्स जो है इसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये जो सन है ग्रेविटी की वजह से बाकी जो प्लैनेट है इसको अपनी तरफ खींच के रखे हुए हैं, ग्रेविटी की वजह से फोर्स अप्लाई करके, यही है ना। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं, इसके गिर्द ऑर्बिट में इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, इस तरह डिस्क की फॉर्म में, ठीक। तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं ग्रेविटी इज द फोर्स, ग्रेविटी जो फोर्स है दैट कीप्स प्लैनेट, जो कि प्लैनेट्स को रखते हैं इन ऑर्बिट अराउंड द सन, सन के इर्द गिर्द इस तरह से चक्कर लगाते हुए ऐसे ही रहने देते हैं, आगे नहीं जाने देते। अब ग्रेविटी नहीं हो तो फिर क्या होंगे, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे चला जाएगा। इफ द ग्रेविटी बिटवीन अर्थ एंड मून, अगर अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटी है, अर्थ और मून के बीच में जो ग्रेविटी की वजह से ही इसकी गिर्द इस तरह से चक्कर लगा रहे हैं, या यूँ समझ लीजिएगा
अर्थ इसको ऐसे फोर्स अप्लाई करके खींच के ना इस तरह चक्कर लगाने पे मजबूर कर रहे हैं ना। जिस दिन ये ग्रेविटी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर क्या होंगी आप समझ सकते हैं। सडनली डिसअपियर हो, व्हाट विल हैपन टू मून विच इज रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। अगर अर्थ के यहाँ से जो ग्रेविटी है अगर ये ख़त्म हो जाए तो फिर क्या होंगे, तो आप समझ सकते हैं अर्थ के जो मून है वो इस तरह से आगे स्ट्रेट जहाँ पे भी देख के वो जो ग्रेविटी ख़त्म होना उसी जगह पे ही वो क्या होंगे आगे इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड आगे चलना शुरू कर देंगे, वो इस तरह से घूमते नहीं रहेंगे। ठीक, तो इसी को आपने आंसर में लिखना है। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं द सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मून्स सर्कुलर मोशन अराउंड द अर्थ। ठीक, तो मून्स होना चाहिए था इन भी। तो ये इसी वजह से क्योंकि सेंट्रल फोर्स पर जो है वो क्या कर रहे हैं, जो कि आप जानते ही है कि जो ग्रेविटी है तो हर चीज़ को वो अपनी सेंटर की तरफ ही वो क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं ना। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या लिखना है, जो सेंट्रल फोर्स है प्रोवाइड करते हैं, तो इसी वजह से ये ग्रेविटी जो है वो क्या करते हैं मून को अर्थ के गिर्द इस तरह से रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक, व्हेन द अर्थ ग्रेविटी सडनली डिसअपियर, अगर वहाँ से गायब हो जाए, देन मून विल स्टार्ट टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन। फिर वो जो मून है जहाँ से ख़त्म हो जाए वहीं से वो स्ट्रेट लाइन आगे मूव करना शुरू कर देंगे इन द सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन पे। ठीक, इट वाज मूविंग एट द टाइम, और यकीनन उसी तरह से ही मूव करते रहेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।